हेलो। हेलो। देखिए, आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम पढ़ाया जा रहा था और उसमें आपका जो सेक्शन चल रहा था उसको देखा जाए, आपका 39 हम पढ़ा रहे थे और आपका 39 से निकाल लिया जाए भाई, निकाल लीजिए। तब आपका 39, धारा 39 हम पढ़ा रहे थे और धारा 39 में पुलिस की के कार्य, कर्तव्य इत्यादि का वर्णन किया गया है। तो पुलिस क्या, माने पुलिस का कार्य क्या क्या होता है, आपका एक जगह एकत्र करके इसमें दिया गया है। जबकि पुराना पुलिस अधिनियम में जो पुलिस के कर्तव्य थे वह बिखरे हुए हैं, यानी कि आपका कई सेक्शनों में मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में कि आपका एक ही धारा में तमाम कर्तव्य दे दिए गए हैं। आइए, आपका जो इसमें पढ़ना है, जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, चांस रहता है, वह आपका लावारिस चल संपत्ति के बारे में या आपका अदावित चल संपत्ति के बारे में। तो अच्छे से याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन ऐसे मॉडल में बनता है कि किस धारा के तहत पुलिस लावारिस या लाबादा या बिना दावे की या अदावित संपत्ति को अपने अधिग्रहण में ले सकती है। तो आपका जवाब रहेगा धारा 39 का क्लाज 2। ये अच्छे से तैयार रखिएगा। 39 का क्लाज 2 लास्ट में है, खंड 2। फिर आपका पूछ सकता है कि लावारिस चल संपत्ति के बारे में जो कब्जे में पुलिस लेगी उसके लिए प्रोसीजर कहाँ बताया गया है। तो तुरंत आपका 46 देखना है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 39(2) की पूरक धारा या सप्लीमेंट्री सेक्शन आपका 46 है, ये पूछ सकता है। अब जब आप लावारिस संपत्ति के बारे में पढ़िए तो और कानून थोड़ा बता दिया जाए और तब आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में क्या प्रावधान है ये बताया जाए। आपका तमाम कानूनों में मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आता है आपका यूपीजे में, जूरिस्प्रूडेंस में भी पिछली बार आया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, पहले से कोई दावेदार नहीं है, तो जो व्यक्ति सर्वप्रथम उस पर पोजीशन ले लेता है वह स्वामी माना जाएगा, यानी कि गुड फाइंडर। अगर ये क्वेश्चन आए कि गुड फाइंडर का सिद्धांत सर्वप्रथम आया था जे में किस केस में प्रतिपादित किया गया, तो आर्मरी के केस में, यानी कि आर्मरी वर्सेस डिला टूर के केस में। यानी कि आर्मरी के केस में गुड फाइंडर का सिद्धांत बताया गया। अर्थात अगर कोई लावारिस चल संपत्ति है तो जो व्यक्ति उसको पहले पा लिया वही ओनर या स्वामी माना जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है आईपीसी से। आईपीसी से मैं लगातार बता रहा हूँ और दो लाइन याद रखिएगा, इस बार भी यूपी जेपीओ में आया था 403 और 404, यानी कि आईपीसी की धारा 403 और 404। इसको अच्छे से भाई तैयार रखना है और संपत्ति संबंधी अपराधों में आपका पढ़ाया भी जाएगा
तो अगर कोई संपत्ति लावारिस है, पड़ी हुई है, तो अगर कोई व्यक्ति उठा लेता है, तो मैं लगातार बता रहा हूँ, केवल उठा लेने से वह कोई अपराध नहीं किया। यानी कि मान लीजिए एक पर्स गिरा है, ए उसे उठा लेता है, तो मात्र पर्स को उठा लेने से ए ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन यही अगर शब्द आ जाए कि आपका अपने लिए उठा लेता है, तो लावारिस संपत्ति यानी कि पर्स था, अपने लिए ए उठा लिया, अपने लिए मतलब अपने यूज के लिए, तब तो वह अपराध किया। और कौन सा अपराध किया? आपराधिक दुर्विनियोग, यानी कि आईपीसी की धारा 403। और आपका एक और क्वेश्चन बनता है, अगर कोई व्यक्ति मर गया है और उसके पास कोई चल संपत्ति है, और कोई व्यक्ति उस चल संपत्ति को मृतक के शरीर से हटाता है, तो आपका चोरी तो नहीं होगी, क्योंकि मृतक व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा रखे हुए नहीं माना जाता। तो आखिर कौन सा अपराध होगा? तो जो ये अपराध होगा वह आपका होगा 404 का अपराध, आपराधिक दुर्विनियोग। जैसे कि एक उदाहरण भी बता दिया जाए, मान लीजिए कि आपका ए एक व्यक्ति है, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उसके हाथ में अंगूठी है, बी आता है और लाश से हाथ की अंगूठी निकाल कर चला जाता है लेकर, तो ये 404 का अपराध हुआ। और झारखंड एपीओ में, यूपी एपीओ हर एक जगह पूछा जाता है। इसके बाद आपका जब भी लावारिस प्रॉपर्टी पढ़िएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट में दो कम से कम सेक्शन पढ़िएगा। आपका संविदा अधिनियम की धारा 71 पढ़िएगा और 169 पढ़िएगा, कम से कम दो धारा। हाँ, 71 संविदा अधिनियम की और 169, दो धाराएं दिमाग में रखना है। फिर एक बार इसको देखिए, आपका ये अगर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ माल पाता है, तो ऐसी दशा में उसका उत्तरदायित्व या लाइबिलिटी किसके समान होती है? बेली के समान या उपनिहिति के समान। उपनिहिति का मतलब कि उसे आपका अपने समान जैसे उसकी सुरक्षा करे, मालिक को खोजे और मालिक मिल जाए तो उसे क्या करे? लौटा दे। तो बस एक लाइन बस याद रखना है कि पड़ा हुआ माल पाने वाले का दायित्व, तो आपका चार ऑप्शन देगा, मालिक हो जाएगा, वह एजेंट होगा, उपनिहिति के या बेली के समान होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मार कर आएंगे? ये भी लगातार जे और इत्यादि में पूछा जा रहा है, तो बेली के समान होगा उपनिहिति। अंत में आपका बताया जाए कि कब पड़ा हुआ माल पाने वाला उस सामान को बेच सकेगा, ये बिहार जे में क्वेश्चन बन चुका है। तो 169 कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ कवर करना है। कौन सी धारा? 169। देखिए, मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और 9,000 का मोबाइल पाता है, तो कब वह उस मोबाइल को बेच सकेगा? जब मालिक को खोजने में मोबाइल की कीमत का वह 2/3 खर्च कर चुका हो। तो 9,000 का अब हम कितना निकालेंगे? 2/3, और 2/3 कितना हजार हो गया? 6,000। इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल की कीमत 9,000 थी, अगर वह 6,000 मालिक को खोजने में मैंने खर्च कर दिया है, तब अब मोबाइल वह बेच सकेगा। और बेच बेच सकेगा मैंने उसको अब पावर है, लेकिन कितना, ये याद रखिए, बिहार जे में पूछा जाता है कितना आपका मैंने उसके कीमत का वह खर्चा कर चुका हो, 2/3। इसके बाद आपका लास्ट में सीआरपीसी हमें देखना है, और सीआरपीसी की धारा 100 आपका 102 में है भाई। देखिए, सीआरपीसी की धारा 102 में है, आपका पुलिस कुछ संपत्तियों को अपने
अभिग्रहण में ले सकती हैं, अपने कब्जे में ले सकती हैं। सीआरपीसी की धारा 102 के तहत अब कब्जे में लेकर क्या करेगी, तो आपका वो प्रक्रिया भी सीआरपीसी की धारा 102 में 102 में बताई गई है। उतना हम नहीं लंबा चलेंगे, 102 लिखे, हाँ नहीं 102 बना लीजिए, वो गलत है भाई। 103 में तो आपका वो है ओरल सर्च वारंट, 102 है। हो सकती है गलती 1% भाई, सेक्शन कभी नहीं याद आए कभी बोलते समय भी। तो सीआरपीसी की धारा 102। लास्ट में आपका पुराना पुलिस अधिनियम देखा जाए तब नया देखा जाएगा। जो पुलिस अधिनियम 1861 में प्रावधान था, तो ऐसी संपत्ति जो लाबादा हो, लावारिस हो, इसके लिए 3 धाराओं में प्रावधान था, 25, 26 और 27। तो पुराना प्रावधान भी हमें देखना है क्या था भाई, नया प्रावधान क्या है। तो पुराना प्रावधान ये था कि पुलिस किसी लावारिस चल संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती हैं और लेकर डीएम को लिस्ट बनाकर भेजती हैं। डीएम एक उद्घोषणा करते हैं कि जिस व्यक्ति की यह संपत्ति है, आपका 6 माह के अंदर आकर दावा पेश करे, और अगर कोई दावेदार 6 माह के अंदर नहीं आता तो वह डीएम के आदेश से बेची जाएगी, और पैसा जो होगा वह स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। ये पुराना कानून था। तो भाई अब उत्तराखंड पुलिस अधिनियम पर आना है, और अब आपका बेयर काम करना है, यानी कि 39 के क्लाज 2 को आप कोरिलेट करके पढ़िएगा। कौन सी धारा से, 46। पहले क्लास 2 देखा जाए भाई। देखिए, पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी की हैसियत से समस्त अदावित माने लावारिस लाबादा चल संपत्ति को, तो यहाँ भी पूछ सकता है चल अचल की दोनों, चल संपत्ति को अपने कब्जे में लेगा। तो कब्जा में लेकर, पोजेशन में लेकर क्या करेगा, अपने अंडर में लेकर क्या करेगा। तो अगला पॉइंट है कि सेक्शन 46 के उपबंधों के अनुसार उसकी सुरक्षित अभिरक्षा और उसके निस्तारण के लिए कार्यवाही करेगा, यानी कि कब्जे में लेकर नष्ट न करे बल्कि उस प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखे, और जो प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, सेक्शन 46 में, उस प्रोसीजर का पालन करे। तो तुरंत 46 निकालना है और इसी के साथ पढ़ लेना है। देखिए 46 तुरंत पढ़ना है भाई। पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी अदावित चल संपत्ति को अपने कब्जे में लेना जो किसी वाद से संबंधित नहीं है, यानी कि जिस पर कोई मुकदमा न हो। तो समस्त लावारिस चल संपत्ति को अपने कब्जे में लेना, उसकी लिस्ट बनाना और उस लिस्ट को पुलिस अधीक्षक को भेजना, और प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह सक्षम अधिकारिता वाले संबंधित न्यायालय को उस संबंध में पूर्ण रूप से सूचित करे। यानी कि पुलिस, इसका मतलब ये हुआ कि धारा 46 आपका न तो समय बताती है पुराने जैसे, न प्रक्रिया ज़्यादा बताती हैं, बस 2-3 बातें अब बताई गई हैं शॉर्टकट में कि पुलिस अपनी हैसियत में जितने भी लावारिस प्रॉपर्टी चल हैं कब्जे में लेगी, कब्जे में लेकर उनकी एक लिस्ट बनाएगी, लिस्ट को आपका एसपी साहब को भेज देगी, और जो सक्षम न्यायालय हैं उसको सूचित करेगी, यानी कि सक्षम न्यायालय को भी वह लिस्ट भेजी जाएगी और सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी। तो एक उदाहरण आपका, कोई न कोई उदाहरण बनाया जाए, आपका बाइक का ही उदाहरण बनाया जाए, सबसे अच्छा बाइक का ही है। मान लीजिए एक बाइक है, खड़ी है और काफ़ी देर से वह खड़ी है, लावारिस अवस्था में,
तो पुलिस उस बाइक को लावारिस समझकर उठाकर थाने पर ले जाती है। तो थाने पर ले जाकर आपका फिर एक बार समझिए, जब तक जीडी, आगे बताया जाएगा, जनरल डायरी या साधारण डायरी में वह एंट्री न हो जाए तब तक थाने से बाइक को निकालना आसान होगा। लेकिन जैसे ही जीडी यानी कि थाने के अंदर रखी गई डायरी में उसे दर्ज कर लिया जाए तो अब पुलिस के बस की ज़्यादा बात नहीं है। तब तो भाई लिस्ट बनाकर कि ये बाइकें पकड़ी गई हैं या एक बाइक पकड़ी गई है, पुलिस वाले लिस्ट बनाकर एसपी को भेजेंगे और न्यायालय को भी भेज देंगे, सूचित करेंगे। अगर आपको बाइक चाहिए तो न्यायालय से रिलीज आर्डर जारी कराइए और रिलीज आर्डर मुक्ति आदेश, और जाकर थाने में जाइए, आदेश दिखाइए और तब आपकी बाइक अब छूटेगी। यानी कि ये आपका ये नियम है। तो भाई आपका जब जीडी पर चढ़ गया, कागज पत्तर पर चढ़ गया, तो थाने वाले जल्दी छोड़ते नहीं हैं। कौन रिस्क लेगा। आप जाइए कोर्ट में, हम सारा कागज पत्तर भेज दिए हैं, आप वहीं से अपनी बाइक को छुड़ाने का क्या लाइए आदेश। तो ये चल संपत्ति के कब्जे में लेने की प्रक्रिया हमने बताया। तो चल संपत्ति को कब्जे में लिया जाएगा 39 के क्लास 2 में, और प्रोसीजर कहाँ दिया गया है कब्जे में लेने के बाद, 46। तो 46 किसकी पूरक धारा हो गई, किसकी सप्लीमेंट्री हो गई, 39 के क्लास 2। अगला ये 40 देखिए भाई, राजस्व पुलिस क्षेत्र में कृत्य, यानी कि राजस्व पुलिस क्षेत्र में आपका क्या कृत्य होगा पुलिस का। तो देखिए आपका इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी अपराधों के वैज्ञानिक अन्वेषण, भीड़ का विनियमन और राहत कार्य और ऐसे प्रबंध जैसा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपवादिक परिस्थितियों में जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से निर्देश दिया जाए। पुलिस बल और सशस्त्र पुलिस इकाइयों द्वारा ऐसी सहायता देना एवं अन्वेषण करना जो राजस्व पुलिस क्षेत्र में अपेक्षित हो, विधि सम्मत होगा, इसको छोड़ सकते हैं। आइए 41 से फिर क्वेश्चन बनता है, यानी कि आपका 41 से फिर आपका चांस है क्वेश्चन बनने का। देखिए जब भी पुलिस एक्ट की धारा 41 पढ़िए, आप कौन कौन सी धाराएं को रिलेट करके पढ़ेंगे पहले ये जानना है। तो पुलिस एक्ट की धारा 41 बैरक पर लिख लेना चाहिए। जब भी आप पुलिस अधिनियम की धारा 41 पढ़िए तो तुरंत सीआरपीसी की धारा 36 पढ़िएगा, 36, और दो धाराएं और पढ़िएगा, सीआरपीसी की धारा 44 और सीआरपीसी की धारा 103। फिर हम बता दें इसको, चार धाराएं एक साथ पढ़िएगा। आपका पुलिस अधिनियम की धारा आपका 41, सीआरपीसी की तीन धाराएं पढ़ेंगे, शुद्ध रूप से 36, लेकिन इसी में जो सिद्धांत हैं आपका दो धाराएं और ये क्वेश्चन भी लगातार कंपटीशन में आ रहा है। देखिए अच्छे से भाई, आपका पहले सिद्धांत देखिए। सिद्धांत ये है आपका सेक्शन 41 पुलिस अधिनियम में सिद्धांत पूछ सकता है। तो 41 अभी बाद में हम बताएंगे, पहले सीआरपीसी बता लें और तब आपका 41 शुरू करते हैं। देखिए सीआरपीसी की धारा 36 में, 44 में और 101 में, इन तीनों धाराओं में नहीं 103 में, इन तीनों धाराओं में एक सिद्धांत है, और वह सिद्धांत ये है कि जो प्राधिकारी यानी कि जो अधिकारी किसी कार्य को दूसरों से करा सकता है वह उस कार्य को स्वयं करने की भी क्षमता रखता है। इसका मतलब हुआ कि अगर एसपी साहब किसी कार्य को थानेदार से करा रहे हैं तो एसपी साहब भी
उस कार्य को स्वयं करने की शक्ति रखते हैं। आपका याद रखिए, नहीं कि नहीं रखते, वह शक्ति रखते हैं। फिर एक बार समझिए, ये एपीओ से लेकर तमाम आपका कह सकते हैं जगहों पर आपका पूछा जाता है। फिर एक बार हम बता रहे हैं, बैठिए। फिर एक बार देखिए भाई, इस सिद्धांत को आपका 41 का आपका अभी सीआरपीसी बहुत बार पूछा गया है पीओजे में, गलत न हो। तीनों धाराओं को एक एक लाइन हम बताएंगे। पहले फिर एक बार सिद्धांत हम बता रहे हैं। जो प्राधिकारी किसी कार्य को दूसरों से करा सकता है, वह उस कार्य को स्वयं भी कर सकता है। ये सीआरपीसी की 3 धाराओं में प्रिंसिपल समाहित हैं। वह धाराएं हैं आपका 36, आपका 44 और 103। अब 36 में क्या है, अब तीनों धाराओं को एक एक लाइन यहीं याद कर लेना है। देखिए आपका 36 में ये है कि थाने का भार साधक अधिकारी यानी कि SHO अर्थात थाने का मुखिया या थाने का जो प्रभारी अधिकारी है, जो शक्ति अपने थाने की सीमाओं के भीतर रखता है, उस वह शक्ति उस एरिया में जितने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे उनको स्वतः प्राप्त होगा। यानी कि जितना पावर थानेदार का, उतना पावर जो उस एरिया में, बाहरी नहीं, जो उस क्षेत्र में कौन होंगे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे, उनको स्वयं प्राप्त होगा। ये की धारा में तो आपका 36, तुरंत 44 से भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है। इंटरव्यू में ही बना है 44 से। 44 से ये क्वेश्चन बनता है कि ओरल अरेस्ट वारंट यानी कि मौखिक गिरफ्तारी का वारंट का प्रावधान कहाँ समाहित है, तो 44 में। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब अभियुक्त सरेंडर करता है, न्यायालय में आत्मसमर्पण करता है, ये कहाँ प्रावधान है, तो सीआरपीसी की धारा 44 के क्लाज 2 में। सरेंडर आत्मसमर्पण किया। अब ये है कि कहाँ लिखा गया है, तो स्पष्ट लिखा नहीं गया है। जो उसकी भाषा है सीआरपीसी की, उससे आपका एक प्रकल्पना की जाएगी, यानी कि एक अनुमान निकलता है। तीसरा क्वेश्चन आइए। चूंकि मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को आदेशित करता है गिरफ्तारी का वारंट जारी करके कि वारंट में वर्णित व्यक्ति को अरेस्ट करके न्यायालय में लाइए, तो क्या मजिस्ट्रेट ये कार्य स्वयं कर सकता है कि नहीं, तो आपका क्या जवाब रहेगा। तो मजिस्ट्रेट जो कार्य पुलिस से करा रहा है, क्या स्वयं करने की क्षमता है कि नहीं। तो मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं गिरफ्तारी ये किस धारा में, तो सीआरपीसी की धारा 44 स्वयं गिरफ्तारी। 103 आ जाइए, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनता है। ओरल सर्च वारंट मौखिक तलाशी वारंट 103 में है। मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेशित करता है कि वह किसी स्थान की तलाशी ले, तो क्या मजिस्ट्रेट यह कार्य स्वयं कर सकता है कि नहीं, अर्थात किसी स्थान की स्वयं तलाशी ले सकता है कि नहीं, ले सकता है। यानी कि जो कार्य वह पुलिस से करा सकता है, वह कार्य वह स्वयं भी कर सकता है। तो कितनी धाराओं में ये सिद्धांत मिला, 3। फिर एक बार 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 पूछ रहा है क्वेश्चन, ये 36 आपका 44 और 103 सीआरपीसी। यही सिद्धांत उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 41 में समाहित है। 41 में समाहित है और क्या बताता है कि जो नीचे के अधिकारियों को शक्ति प्राप्त है, वे शक्ति आगे बैठे, हाँ जगह बैठे, पीछे बैठिए भाई, है ना, पीछे जगह, पीछे ही बैठिए।
बैठिए, आगे नहीं बैठेंगे लोग भाई। पंचौरा ना करिएगा बैठकर भाई, फिर आपका उदय भाई और राजकुमार भाई पंचौरा ना करिए। हाँ, आपका भाई मैंने आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि पहले ही सतर्क कर दिया जाए, क्योंकि पीछे आगे लोग बैठते नहीं कहने पर भी, पीछे इसलिए बैठते हैं कि थोड़ा बहुत पंचौरा भी क्या होगा। पंचौरा समझ रहे हैं ना? चलिए खुद तो समझ रहे हैं भाई। कम से कम इतना तो आ रहा है कि दो चौरा क्या है, एक चौरा क्या है, पंचौरा क्या है, तब आप समझ लेंगे कानून। भाई इलाहाबादी भाषा दो चार आपका समझना पड़ता है। यहाँ रहना है तो यहाँ के लोकल भाषा को भी क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि कोई कुछ कह दे कि क्या गुरु क्या हाल चाल है, तो कम से कम आपको याद तो रहना चाहिए कि ये क्या कह रहा है, नहीं तो ऐसे ही आप सोचेंगे क्या कह रहा है, निकल जाएंगे। तो आइए देखा जाए भाई, आपका फिर एक बार बैक हुआ जाए। निचले अधिकारियों को जो पावर प्राप्त है, वह पावर उत्तराखंड में वरिष्ठ अधिकारियों को स्वतः प्राप्त होगा। जो कार्य वह निचले अधिकारियों से करा सकते हैं, वह कार्य वरिष्ठ अधिकारी स्वयं भी कर सकते हैं। तो कौन सी धारा स्पष्ट बताती है? 41। देखिए एक बार पढ़ दिया जाए भाई 41 को। कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसके अधीनस्थ अधिकारी को विधि अथवा विधि सम्मत आदेश द्वारा सौंपे गए किसी कर्तव्य का निर्वहन कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य किसको सौंपे गए हैं, निचले पुलिस वालों को, वह कार्य ऊपर का पुलिस वाला कर सकता है। अगला देखिए, जहां कानून को व्यापक रूप से लागू करने या उसके किसी उल्लंघन से बचने के लिए आवश्यक या समीचीन माने वर्तमान समय में जरूरी प्रतीत हो, तो वह स्वयं अपने अथवा विधि सम्मत रूप से उसकी कमान और प्राधिकार के अधीन विधि सम्मत कार्यवाही करने वाले अधीनस्थ व्यक्ति के कार्य से उसकी कार्यवाही में सहायता कर सकता है और उसे कानून का उल्लंघन करने से रोक सकता है। यानी कि या तो वह कार्य वरिष्ठ अधिकारी स्वयं करे, या निचले से ही कराए लेकिन गाइडेंस देकर कराए और कहे कि इस तरह से कार्य करो, तुम कानून का उल्लंघन न करो। तो आपका 41 में सिद्धांत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखा जाए आपका 42 सेक्शन देखा जाए, पुलिस अधिकारी की ड्यूटी और तैनाती। तो आपका पुलिस अधिकारी, ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब पुलिस बल में भर्ती हो गए तो आपका कह सकते हैं, ये यूपी में भी मिलेगा कि पुलिस बल में जो व्यक्ति भर्ती हैं वह माना जाएगा कि लगातार अपने कर्तव्यों पर डटा हुआ है, यानी कि चौबीसों घंटा क्या करे, वह ड्यूटी रत है। चौबीसों घंटा, यानी कि पुलिस कभी रुकती नहीं, कभी थकती नहीं। वो तो दो चार बदमाश हैं जो गोरखपुर जैसा कांड कर देते हैं और आपका पुलिस पूरे पुलिस को क्या कर देते हैं, बदनाम। यानी कि जिस प्रकार एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो कुछ लोग आपका रहते हैं जो पूरे समाज को क्या करते हैं, पूरे समाज में रायता फैलाते हैं। कुछ अच्छे भी पुलिस वाले हैं, बुरे भी हैं, तो आपका अलग बात है वो। तो आपका पहला तो भाई, पुलिस कितने घंटे काम करेगी, तो निरंतर ड्यूटी निभाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस वाला ऑफ ड्यूटी हैं, तो जो पुलिस के कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों से वह विमुख नहीं होगा। यानी कि अपराधियों का पता लगा तो उसकी जानकारी देना, अपराधियों को पकड़ना, भले वह ड्यूटी पर न हो, इससे मतलब नहीं है। यानी कि कर्तव्यों से कभी, आपका कर्तव्य हमेशा निभाते रहना है। और दूसरा पॉइंट, ये एक लाइन मिला कि वह कहाँ नियुक्त किया जा सकता है, तो राज्य के किसी भी कोने में, अर्थात लीगल तौर पे राज्य में कहीं भी उसकी क्या हो सकती है, नियुक्ति। अब ये नहीं कहेगा किसी जिले में, राज्य के किसी भी जिले में, किसी भी थाने में और किसी भी चौकी पर नियुक्त किया जा सकेगा। आपका इसमें कोई शक नहीं है।
आइए 43 देखा जाए। आपका यूपी में भी पूछा जाता है। यूपी में थोड़ा अंतर है और उत्तराखंड में अंतर है। पहले देखें पुराने कानून को देखें हम। पुराना कानून ये बताता है, अभी भी यूपी पढ़ना पड़ेगा तो यही नियम पढ़ना पड़ेगा, कि जब कोई व्यक्ति पुलिस में भर्ती हो गया तो पुलिस के कर्तव्यों को निभाए, अन्य नियोजन, अन्य कारोबार कारोबार या अन्य व्यापार न करे। लेकिन वह अन्य कार्य कर सकता है, लेकिन किसकी लिखित अनुमति से करेगा? तो उत्तर प्रदेश में जब ये क्वेश्चन आ जाए तो पुलिस महानिदेशक की लिखित अनुमति, और उत्तराखंड में आ जाए तो राज्य सरकार की। एक ही अंतर है आपका। देखिए फिर हम बेरक बता रहे हैं। पुलिस अधिकारी का किसी अन्य नियोजन में प्रवृत्त न होना, यानी कि किसी अन्य कार्य में न लगना, ये रोका गया है। तो देखिए बेरक क्या कहता है, कोई भी पुलिस अधिकारी जब तक उसे राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित रूप में विशिष्ट रूप से अनुमति न दे दी गई हो, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या कार्यालय में चाहे जो भी हो कार्य नहीं करेगा। यानी कि पुलिस में भर्ती हुए हो तो पुलिस का कार्य करो, दूसरा कार्य न करो, यानी कि अन्य नियोजन में न लगो। यह नहीं कि पुलिस के कार्य कर माने दूसरे व्यापार में नहीं लगना है। अब किस यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी लिखित अनुज्ञा से कोई पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में लग सकता है? दे देगा डीजीपी, यानी कि पुलिस महानिदेशक। दूसरा ऑप्शन राज्य सरकार, तीसरा ऑप्शन एसपी, चौथा उपर्युक्त सभी। बताइए किसकी अनुमति से बैरक में लिखा है? आपका उत्तराखंड में जो है राज्य सरकार। फिर एक बार समझिए भाई इसको। अगर ये क्वेश्चन यूपी में आए तब पुलिस महानिदेशक सही है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर उत्तराखंड में आता है तो पुलिस महानिदेशक नहीं, किसकी लिखित अनुज्ञा से दूसरे नियोजन में लग सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। इसको अंडरलाइन करिए, राज्य सरकार के। अब आइए आपका 44 देखा जाए। आपका पुलिस अधिकारी का ड्यूटी आदि से विमुख न होना। विमुख न होना मतलब मुख न मोड़ना। मुख न मोड़ना का मतलब भागना नहीं, यानी कि ये नहीं कि अफगानिस्तान जैसे 3 लाख सैनिक थे और तालिबानियों के आगे हथियार डालकर भाग गए, तो भागना नहीं है। यहाँ यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से यूपी में भी बनता था। देखिए जो हम पुराना कानून भी हल्का हल्का जोड़ रहे हैं, जो पुराना कानून और यूपी में आपको पढ़ना भी है, उसका सेक्शन 9 पहले देखा जाए। अभी उत्तराखंड नहीं, पहले पुराना कानून। पुलिस अधिनियम 1861 के सेक्शन 9 में आपका प्रावधान है कि पुलिस के त्याग पत्र का नियम नहीं बताती, बल्कि पुलिस अधिकारी के त्याग पत्र पर सेक्शन 9 जो पुराना कानून है तो रोक लगाता है। तो क्या कोई पुलिस में भर्ती स्वेच्छा से हो सकता है, लेकिन नौकरी इस्तीफा देकर रिजाइन करके या छोड़कर नौकरी भाग नहीं सकता? याद रखिए, स्वेच्छा से आप भर्ती हो सकते हैं लेकिन भाग नहीं सकते। तो ऐसी दशा में पुराना कानून क्या था? तो पुराना कानून पूछा भी जाता है। 2 तरीके थे पुलिस से रिजाइन करने के। देखिए पहला तरीका क्या है, वरिष्ठ अधिकारी अनुमति दे दें, तब आप रिजाइन कर दीजिए, यानी कि आपने रिजाइन के लिए भेजा और वरिष्ठ अधिकारी क्या कर दिए? परमिशन दे दी। दूसरा नियम ये था कि आप 2 माह पहले एसपी या उसके ऊपर के अधिकारियों को रिजाइन लेटर भेजिए और वे लोग अनुमति दे दें। अगर अनुमति नहीं मिलती है तो आप किसी भी हाल में रिजाइन नहीं कर सकते, इस्तीफा नहीं दे सकते, पद त्याग नहीं सकते,
यानी कि विमुख अपने पद से, इसी को कहते हैं अपने पद से क्या नहीं हो सकते, विमुख। अब उत्तराखंड पुलिस अधिनियम देखिए क्या कहता है। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 44 बस एक लाइन बताती है, कोई नियम ही नहीं बताती। एक लाइन बताती है कि कोई भी पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होगा, यानी कि इस्तीफा दे के भाग नहीं सकता। तो आपका इस्तीफा देना हो तो क्या होगा, अब इसके लिए तो कोई नियम ही नहीं बताती। भाई इस्तीफा तो दे ही सकता है, लेकिन कैसे देगा, इसके लिए यह कानून कोई प्रावधान नहीं करता। तो यहाँ आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या किसी पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है, और उसका इस्तीफा क्या कर दिया जाए, अस्वीकार। क्योंकि भाई स्पष्ट 44 कहते हैं कि आप इस्तीफा देकर ऐसे भाग नहीं सकते। तो बताइए इस्तीफे पर या रिजाइन पर, पद त्याग पर रोक लगाती हैं कि 44 नियम बताती हैं। तो क्या करती हैं, रोक लगा है कि नियम बताते हैं, इस्तीफा देने का रोका गया है कि नियम बताया गया है। हाँ, तो बस ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी धारा रिजाइन करने पर रोक लगाती है, तो कौन मार कर आएंगे, 44। सिद्धांत भी याद रखे रहिए। अब आइए आपका 45 देखा जाए, सेक्शन 45, पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना का प्रस्तुतिकरण। अब पहले तो भाई सीआरपीसी में जा तब तो सूचना निकलवा जाए। देखिए भाई आपका 40 जो 5 पढ़ने से पहले आपका, जब आपका माने सीआरपीसी में कुछ बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक तो समन पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका वारंट पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका कुर्की पढ़नी पड़ेगी इत्यादि। देखिए समन निकालना ये न्यायालय का कार्य है। आपका गिरफ्तारी का वारंट निकालना ये भी न्यायालय का कार्य है। सर्च वारंट या खोज वारंट या तलाशी वारंट निकालना ये भी न्यायालय का कार्य है। फरार व्यक्ति के लिए प्रोक्लेमेशन यानी कि फरारी की उद्घोषणा करना ये भी न्यायालय का कार्य है। और फरार व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति को अटैच करने का आदेश देना ये भी न्यायालय का कार्य है। तो अब आपका ये देखना है कि क्या न्यायालय यह कार्य स्वतः करता है, नहीं, पुलिस अधिकारियों द्वारा इसके लिए न्यायालय से मांग की जाती है। तो तुरंत दिमाग में बैठाना है कि क्या पुलिस अधिकारी डायरेक्ट मांग करते हैं, नहीं, जो एपीओ साहब होते हैं वह मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सरकार की ओर से नियुक्त होते हैं। दरोगा जी जाएंगे, एपीओ साहब को कहेंगे कि आप न्यायालय से ये आदेश निकलवाइए, तो एपीओ साहब कागज कहाँ बढ़ाएंगे, आगे मजिस्ट्रेट के यहाँ, और मजिस्ट्रेट ये सब आदेश निकाल सकता है। इसका मतलब कि डिमांड किसने किया, पुलिस ने। मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई, सहायक लोक अभियोजक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एपीओ। तो फिर याद रखिए जब आप एपीओ बनेंगे तो उन कार्य क्या होगा, कार्य यही होगा वकालत करना। लेकिन किसके न्यायालय में वकालत करना, मजिस्ट्रेट के। किसकी किसका पक्ष रखना, सरकार की ओर से पक्ष रखना, और सरकार की ओर से आपका अभियुक्त का रिमांड पर मंगवाएंगे, अभियुक्त को जेल भेजवाएंगे, रिमांड पर मांगना इत्यादि कार्य किसका रहता है, आपका एपीओ का। तो ये सब जो आदेश हमने बताया सीआरपीसी में, इसके लिए आपका मांग की जाएगी, पुलिस द्वारा मांग की जाएगी किससे, न्यायालय से। तो यही आपका सेक्शन 45 में समाहित है। देखिए पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना का प्रकटीकरण
किसी क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, हमने पूरा बता दिया है, वही लीगल भाषा में बता रहा हूँ। किसी क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी सूचना को प्रस्तुत करने और समन, वारंट, तलाशी का वारंट या अन्य ऐसी आदेशिकाएं, तो अन्य आदेशिकाओं में क्या क्या हमने क्या क्या इसमें छोड़ दिया। भाई समन दे दिया, दूसरा आपका वारंट दे दिया, तीसरा तलाशी का वारंट दे दिया हमने, और अन्य आदेशिकाएं दिया है, अन्य आदेश दिया है, तो अन्य में कम से कम 2-4 जोड़ लीजिएगा। तो हमने क्या बताया, फरार व्यक्ति के लिए क्या, उद्घोषणा। इसके बाद अन्य में क्या हो जाएगा, कुर्की या अटैच करने का अधिकार, ये अन्य में आएगा। यानी कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, फिर आपका कुर्की का आदेश, ये अन्य आदेश का में आएगा। देखिए फिर इसको, के लिए जो किसी अपराध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधि द्वारा जारी की जा सकती हैं, आवेदन करना किसी भी पुलिस अधिकारी की लाइबिलिटी होगी, उत्तरदायित्व होगा। यानी कि पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि एपीओ के माध्यम से आवेदन किसको दें, मजिस्ट्रेट को, और समन, वारंट, तलाशी वारंट, गिरफ्तारी का वारंट, उद्घोषणा का आदेश, कुर्की का आदेश, आदेश इत्यादि क्या करे, निकलवाए। 45 के बाद 46 मैं बता चुका हूँ। अब 47 आइए, पुलिस अधिकारियों द्वारा दैनिकी डायरी रखा जाना। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। 47 से भी भाई क्वेश्चन बना है, बस बहुत छोटा दिया है। जब यूपी पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा मिलेगा। तो भाई आपका पहले उत्तर प्रदेश में पढ़ा दिया जाए, तब तो यहाँ तो एक ही लाइन में समाप्त हो जाएगा। एक लाइन केवल दिया है, जबकि ये 4-5 पेज में है। यानी कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम पढ़ेंगे तो एक सेक्शन मिलेगा और उसी के साथ तमाम पैरा मिलेंगे, जहाँ की जीडी में क्या दर्ज होगा क्या नहीं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा कि स्टेशन डायरी, अब नाम समझिए, स्टेशन डायरी दे, सामान्य डायरी दे, साधारण डायरी दे, या जनरल डायरी दे, या आपका रोजनामचा आम दे। घबराना नहीं है। सामान्य डायरी, स्टेशन डायरी, रोजनामचा आम, या जीडी, शॉर्टकट में हम क्या कहेंगे, जीडी दे, या तो जनरल डायरी इंग्लिश में, तो घबराना नहीं है। ये प्रावधान आपका पुलिस अधिनियम, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 47 में है। यहाँ से भी चांस है भाई क्वेश्चन बनने का पूरा, कि जनरल डायरी के बारे में प्रावधान किस धारा में है, तो आप धारा रट कर जाइएगा, कौन सी धारा, 47। तो एक लाइन का है, पहले बैरक तब समझा जाए। देखिए, पुलिस थाने के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह एक साधारण डायरी ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति मने ढंग से रखे जो समय समय पर विहित किया जाए। विहित किया जाए मतलब कि राज्य सरकार नियम बनाकर निर्धारित करे। जीडी में क्या लिखा जाएगा क्या नहीं लिखा जाएगा, ये पुलिस एक्ट इस बारे में मौन है। तो भाई क्या लिखा जाएगा ये हम बताएंगे, मौन है तो भाई हमें बताना ही पड़ेगा। देखिए, जो थाने की पल पल की आंतरिक कार्यवाही होती है वह एक रजिस्टर में दर्ज की जाती है, और वह रजिस्टर सरकार द्वारा दिया जाता है। उसका प्रारूप सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, और थाने में पल पल की घटनाओं को आपका माने दर्ज किया जाता है जीडी में, जनरल डायरी। जैसे कि पल पल की घटनाएं, कौन सा व्यक्ति पकड़कर लाया गया, तो आपका अभी गोरखपुर वाले कांड में भी जब आपका थाने पर लोग पहुंचे मीडिया वाले, तो देखे कि 3-4 दिन से लोग बंद हैं। हुआ कि जीडी दिखाइए,
तो हाथ पैर फूलने लगे पुलिस के। और एक पुलिस वाले ने बताया कि ये जो दरोगा जी थे ये थोड़ा माने बदमाश टाइप के थे, सिंघम टाइप के थे, नया सिंघम, और लोगों को बंद कर देते थे, जीडी पर चढ़ाते ही नहीं थे। जबकि नियम है कि जितने लोग पकड़कर थाने में लाए गए हैं तत्काल उनका नाम पता इत्यादि क्या किया जाए, जीडी में चढ़ा जाए। किसकी ड्यूटी कहाँ लगी, कौन रेड मारने कहाँ गया, किसने एफआईआर दर्ज कराई, किसने एनसीआर दर्ज कराई, कौन लेटर आया, कितना धन आया, किसको कितना पेमेंट हुआ, हथियार कितना आया, माल खाना कितना आया, कितना थाने मैदान मिला, परेड हुई कि नहीं, कौन समन आया, कौन वारंट आया इत्यादि। अब कितना बताया जाए, बताते बताते आदमी थक जाएगा, लेकिन लिस्ट आपका समाप्त नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन हम कह सकते हैं कि जो थाने के दैनिक कार्य होते हैं, धन से लेकर सब कुछ, वे सभी दैनिक कार्य पल पल लिखे जाते हैं एक डायरी में, और उसी डायरी का नाम जनरल डायरी या रोजनामचा आम होता है। ये याद रखिए। उसी और बहुत बड़ी डायरी रहती है, आप देखिए कभी थाने उन्हें पर जाइए तो बहुत बड़ा मेज या चौतरा बना रहेगा, और उसी पर इतने आपका हेड मुहर्रीर रहेंगे, इतना बड़ा रजिस्टर लिखे रहेंगे, हमेशा क्या करते हैं, पेन चलाते रहते हैं। क्योंकि जितने आप लेटर भेजेंगे, ये मैं बता दूं, वहाँ सब रिकॉर्ड रखा गया है कि कौन लेटर। अब पुलिस ये नहीं कह सकती कि हमें सूचना नहीं मिली। लेटर अगर भेजे हैं आप तो वहाँ रिकॉर्ड आपका है कि ये लेटर इस तारीख को इतने बजे आया। अब ये पुलिस थोड़े कह सकते हैं कि हमें लेटर ही नहीं मिला। ये रिकॉर्ड रखा जाता है और उसको सबको किस में दर्ज किया जाता है, जीडी या जनरल डायरी। अगला देखा जब भाई आपका, ये तो जीडी निकल गई। एक सीडी होती है, ये भी हल्का सा अलग से बता दिया जाए। एक होता है आपका केस डायरी। केस डायरी का मतलब हुआ रोजनामचा खास। रोजनामचा खास यानी कि केस डायरी या शॉर्टकट में कहते हैं सीडी। सीडी अलग होती हैं, जीडी अलग होती हैं, ये दिमाग में बैठाइए। सीडी का मतलब कि प्रत्येक केस के अन्वेषण के लिए एक आईओ या अन्वेषण अधिकारी डायरी रखता है और अन्वेषण की शुरुआत से लेकर अंत तक उस डायरी पर बातें लिखता है, गवाह की तमाम बातें, और उसको सीडी कहा जाता है। तो भाई सीडी का प्रावधान आपका सीआरपीसी में है, सेक्शन 172। सीआरपीसी की किस धारा में, 172। तो उतना नहीं जानना है, हम हल्का सा बता दिए कि एक सीडी भी होती है। अब आइए आगे देखा जाए 47, तो 48 आ जाइए। राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी, यानी कि राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर, कैसे आपका विवरणी यानी कि कैसे आप एक दूसरे को सूचना देंगे इत्यादि देंगे। आपका छोड़ सकते हैं 48। 49 वर्दियाँ, पद चिन्ह और सज्जा। तो वर्दियाँ यानी कि वर्दी, कैसी वर्दी पहनी जाएगी कैसी नहीं, ये राज्य सरकार तय करेगी। और पुलिस महानिदेशक समय समय पर वर्दियाँ पहनने और पद चिन्ह तथा सज्जा धारण करने के लिए डायरेक्शन जारी कर सकता है। लेकिन तय कौन, देखिए कौन सी वर्दी कौन पुलिस अधिकारी लगाएगा, कौन बैज लगाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। लेकिन कब पहनना है कब नहीं पहनना है, इसके लिए डायरेक्शन कौन जारी कर सकता है, तो आपका जवाब रहेगा पुलिस महानिदेशक। तो बस वर्दी वर्दी आपका ये है कि जब पुलिस न रही है तो बैज और वर्दी लेकर भागिए ना, आप क्या करिए, वो पुलिस अधिकारी को वरिष्ठ लौटा दीजिए। भागना नहीं है कि हम लेकर हथियार ही भाग गए, जितना हथियार उथियार सब हैं वह लौटा कर जाइए, नहीं तो आप पर मुकदमा चलेगा और आप आगे हम बताएंगे सजा के क्या होंगे हकदार।
इस प्रकार आपका चैप्टर 5 भी समाप्त हो गया। तो भाई लिखवा दिया जाए इन चैप्टरों को थोड़ा तेजी से, ताकि भाई आपका धारा कितना हुआ, 50, 60, 70, 80, यानी कि अभी आपका 30, 32 धारा पढ़ना है। आज मंगलवार है ना। हाँ तो 8, 10, 10, 10 धारा भी होगी एक दिन में, तो शनिवार तक टारगेट है भाई। शनिवार तक आपका टारगेट है कि इसको समाप्त कर दिया जाए पढ़ा कर लिखा के। देखिए कल लिखवा जाएगा भाई, 5 मिनट और चलेगा क्लास, ब्रेक ब्रेक देना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत आ रही है लगातार पढ़ाने में आज। तो रेस्ट ले लीजिए तो आईपीसी चलेगा भाई, जबरदस्ती ना खींचा जाए। तो एक बार पढ़ा देते हैं 20-25 धारा, उसके बाद ही लिखवाया जाए, एक ही बार झूठ के क्या मतलब, एक बार लेक्चर सुन लीजिए तो शुक्रवार शनिवार को लिखवा दिया जाए। अब पूरा खत्म, इस हफ्ते हमें खत्म करना है भाई। भाई इसके बाद आपका सीआरपीसी लगेगी, क्योंकि सुबह भी सीआरपीसी नहीं चल रही है और एपीओ आ जाएगी, तो कम से कम आपका एविडेंस तो लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत सीआरपीसी लगा देते हैं। हाँ नहीं तो मेन मेन धारा याद ही करनी पड़ेगी। अब उसका उपाय लिख कर टांग दीजिए। लिख कर आपका जैसे याद है ना कि हमें खाना है, नाश्ता मिलेगा 8 बजे, तो उसी प्रकार लिख कर टांग दीजिए कि ये धारा 8 बजे, ये धारा 9 बजे, ये धारा 10 बजे याद करना है।
जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको सूचना दी जाती है कि आज थोड़ा तबीयत सही न होने के कारण लाइव क्लास आपका आईपीसी का रोका जा रहा है, क्लास कल चलेगा। फिर एक बार बताया जाए, आईपीसी आज नहीं चलेगी, थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आईपीसी की क्लास आपका कल चलेगी। धन्यवाद।